जी नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पर। मैं सुरजीत यादव आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा जो मैथ्स का क्लास है, लेक्चर लगातार चल रहा है रेगुलर। एलसीएम एचसीएफ में मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपको एक क्लास और दूंगा, तो ये आज आपकी संभवतः लास्ट क्लास है। ठीक है, बाद बाकी इसमें सारे कंसेप्ट समझा दिए जाएंगे और जो भी प्रश्न रहेंगे वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक, बहुत ज़्यादा प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस करनी नहीं है। एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, यह संभावना सिर्फ एक क्वेश्चन की है, वो हम आपको आज के लेक्चर में बता देंगे यूपी पुलिस के। बाद बाकी आप सभी से मैंने अपना फ़ोन नंबर भी शेयर किया है, अगर आपको कोई डाउट है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ लेने के बाद। ठीक है, और जो आपका लेवल है उसका ही पूछिए। एसएससी वाले बच्चे हों या जो भी हों, आगे अपना कोई डाउट पूछना चाहेंगे तो उसको हम वैसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ का तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, और वो ये लगा कि मैंने आपसे लगातार ये चीज़ कहा है, पूछा है, आकलन करता हूँ, आप कहते हो कि रोज़ वीडियो नहीं डालते। अब आपको रेगुलर वीडियो मिल रही हैं, तो आपको कुछ क्वेश्चंस पुट अप किए थे मैंने, उसका आंसर नहीं मिला मुझे कट ऑफ में और कमेंट बॉक्स में, है ना। तो मैंने आपको पिछली लास्ट वीडियो में एक प्रश्न पूछा था, उसका आप किसी ने आंसर नहीं दिया, और आंसर नहीं दिया तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको वो प्रश्न समझ में नहीं आया। यानी कि जितने भी बच्चे मुझ पर पढ़ रहे हैं, संभवतः उनमें थोड़ा सा उनका जो है थिंकिंग डेवलप करने की थोड़ी क्षमता नहीं है, या थोड़ा सा कमज़ोर है। कोई बात नहीं, हम उस पर डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें बातें करेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि साथ के साथ आपको नोट्स भी बनाते चलना है। ठीक है, चले। मैंने आपको जो प्रश्न दिया था, वो प्रश्न दिया था ये। चलिए, ये प्रश्न मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में दिया था कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो कुछ बच्चे प्रश्न को पढ़कर अपने तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि ये एचसीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ बच्चों को ये पता है कि एचसीएफ से सॉल्व करना है, तो कुछ बच्चे तो एचसीएफ से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है वो तो चीज़ें समझ ही रहे होंगे और आंसर निकाल भी लेंगे। जिनका आंसर नहीं आया या सॉल्व करने का उन्होंने प्रयास किया हो, फिर भी आंसर नहीं मिला, तो उनको मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, प्रश्न को ना थोड़ा सा गौर से, मैं अपनी वीडियो में एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप पूरे मैथमेटिक्स में अगर कहीं मात खाते हैं तो वहाँ खाते हैं कि आप प्रश्नों को ढंग से पढ़ते नहीं हैं। आप एक प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़िए, फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आखिरकार ये पूछना क्या चाहता है, आखिरकार इसने दिया क्या है हमें प्रश्न में। जब तक आप प्रश्नों को पढ़ेंगे ही नहीं, आप क्या करते हो कि आपने शॉर्ट ट्रिक से मैथ्स को पढ़ा है आज तक, तो सिर्फ आप नंबर्स देखते हो, कभी ये थिंकिंग डेवलप ही नहीं करते आप कि हाँ, मुझे इस प्रश्न को समझना है, पहले आखिरकार ये कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है, दिया क्या है, निकालना क्या है, तब आप चीज़ें अच्छे से कर पाएंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे, देखो, उसने ये कहा है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत होगी। ऐसा समझ लीजिए, ऐसा मान लीजिए कि आपके आपके कमरे का क्या है, आपके कमरे का जो फर्श है, मान के चला हमने ये फर्श है आपके कमरे का। ठीक है, ये इतना बड़ा ये हमने फर्श बना लिया, ये आपके कमरे का फर्श है, और उसमें वो ये कह रहा है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा, और हम इसको क्या करते हैं, सीधे सीधे सेंटीमीटर में ही बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 1517 मीटर लंबा हो गया और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी कि ये क्या है, 902 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। ये आपके कमरे का फर्श है, लेकिन उसने जो शर्त रखी है ना, उसने शर्त ये रख दी है,
आपके सामने कि आप अपने कमरे में जो टाइल बिछाएंगे ना, टाइल, वो टाइल कैसी होना चाहिए? वो टाइल आपकी वर्गाकार होनी चाहिए। वो टाइल आपकी कैसी होनी चाहिए? वर्गाकार टाइल होनी चाहिए। थोड़ा सा कलर डार्क है ना, ये ब्लू लेते हैं, ठीक। तो ये देखो, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। उसने ये कहा है कि आप इस फर्श में जो टाइल बिछाएंगे ना, वो टाइल कैसी होनी चाहिए? टाइल वर्गाकार होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट में आपको टाइल के साइज़ मिलते हैं, है ना। हर तरीके का साइज होता है, आयताकार भी होता है और आपका वर्गाकार भी होता है। उसने आपको टाइल का जो साइज बताया है, तरीका बताया है, तरह बताया है, वो ये बता दिया है कि किस तरह की चीज़ें हों, वर्गाकार टाइलें हों, ठीक है। दूसरा, यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि वर्गाकार आकृति होती क्या है? वर्गाकार आकृति ये देखो ऐसी होती है। कैसी होती है? एक ऐसी आकृति, एक ऐसा चतुर्भुज कह सकते हैं जिसकी चारों भुजाओं की जो लंबाई है, चौड़ाई है, कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, ठीक है। चारों ही आयाम कैसे हों? समान हों। चारों ही भुजाओं की क्या होनी चाहिए? समान लंबाई होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसकी चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये भी 10 होना चाहिए, ये भी 10 होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ गई? एक ऐसी आकृति, वर्गाकार का मतलब हो गया जिसकी चारों ही आकृति क्या हो? समान हो, ठीक। चारों ही भुजाओं की लंबाई क्या हो? समान हो। दूसरा, अब वो आपसे ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर बिछाने के लिए कम से कम, एक शब्द इसने इस्तेमाल कर दिया, कम से कम। अब चूंकि कम से कम हम पहले भी पढ़ के आए थे कि एलसीएम में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ हमें कम से एक चीज़ पकड़नी है। हमें इस फर्श पे टाइल तो बिछानी है और वो वर्गाकार भी बिछानी है, ये भी तय है। लेकिन उसने ये कहा है कि टाइलों की जो संख्या है ना, वो कम से कम हो। अगर किसी भी फर्श पे टाइल की संख्या कम से कम हो तो इसका मतलब ये है कि टाइल का जो साइज है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तभी तो आपकी एक कमरे में कम से कम टाइलें आएंगी। भाई टाइल का साइज जितना बड़ा ज़्यादा होगा उतनी ही कम तो फर्श पे बिछ पाएंगी, है ना। उसने जो प्रश्न में कहा है कि फर्श पे बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत है? कम से कम के लिए हमें बड़े से बड़े साइज की, बड़े से बड़े आयाम की, माप की, बड़े से बड़े माप की क्या चाहिए? टाइल चाहिए। और हम ये चीज़ अभी एचसीएफ में पिछली वीडियो में समझ के आए हैं कि जब भी हमें बड़े से बड़े माप निकालनी हो तब हम एचसीएफ का कंसेप्ट प्रयोग करते हैं। ये चीज़ हम पिछली वीडियो में समझ के आए हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से। यहाँ ये कह रहा है कि ये हमें कमरे का जो साइज दिया है ना, इस साइज में जो वर्गाकार टाइल है, हमें नहीं पता उसकी क्या वो है, क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, बस उसने आकृति बता दी है कि ये वर्गाकार है, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया था कि टाइल का साइज वर्गाकार होना चाहिए और जब हम इस फर्श पे बिछाएं तो कम से कम संख्या में आनी चाहिए। तो मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर किसी कमरे के भीतर बड़ा से बड़ा, बड़ी सी बड़ी टाइल बिछानी हो तो उस टाइल का साइज भी तो बड़े से बड़ा होना चाहिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है। इसको एक दूसरे तरीके से और समझेंगे। कैसे? मान के चलिए कि ये आपका एक टेम्पो है। टेम्पो जो आजकल ऑटो, मान लो ऑटो है ना, ऑटो जो आपके चलते हैं आपके शहरों में। तो ऑटो में एक चीज ध्यान रखो, ऑटो में पतली से पतली सवारी, हम पतले पतले सवारी को बैठा लें जो बिल्कुल कमजोर होते हैं। कमजोर सवारी एक ऑटो में बैठ जाती हैं 6 से 8, ठीक है। हम 8 मान लेते हैं क्योंकि आपको ऑटो वाले पता है, ऑटो वाले बड़े बदतमीज होते हैं, हाँ, कहीं भी बैठा लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो मान के चलिए 8। अगर हम पतली पतली सवारियों को बैठा लें तो वो क्या होनी चाहिए? 8 सवारी आएंगी। अगर यही मोटी से मोटी सवारी अगर में बैठा दिए जाए, भैया अगर उसमें मोटी मोटी आंटी आ गई मान लो एक टेम्पो में, तो आपको पता है कि मोटी मोटी आंटी स्पेस ज़्यादा घेरेंगी,
जगह ज़्यादा घेरेंगी, तो मोटी से मोटी आंटी जब जगह ज़्यादा घेरेंगी तो संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी पतली पतली सवारी 8 बैठ रही थी, अब मोटी मोटी सवारी उसमें 4 ही बैठ पा रही हैं। तो साइज क्या था, आंटियों का साइज था बड़े से बड़ा। ऐसे ही यहाँ है, इस कमरे में अगर हम छोटे छोटे साइज की बैठा लेंगे तो बहुत सी टाइलें आ जाएंगी, लेकिन इस कमरे में हमें चाहिए बड़े से बड़े साइज की, और बड़े से बड़े साइज की अगर हम बैठाएंगे तो कम से कम टाइलें लगेंगी, है कि नहीं। जब हमने बड़े बड़े साइज की आंटी बैठा दी टेम्पू में तो संख्या कम हो गई, अगर हम पतले पतले साइज की आंटी बैठाते तो संख्या ज़्यादा हो जाती, है कि नहीं। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, इतनी आशा और उम्मीद है। अब हमें ये समझना है कि आखिरकार वो बड़ा से बड़ा वर्गाकार टाइल का साइज क्या हो सकता है, माप क्या हो सकती है बड़ी से बड़ी। तो हमें पता है बड़ी से बड़ी माप को निकालने के लिए हमें एचसीएफ निकालना पड़ता है। तो एचसीएफ को आप क्या कर सकते हैं, एचसीएफ को जैसे मैंने तरीका बताया था वैसे निकाल लें, या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आपको जो दिया है 1517 सेंटीमीटर और एक 902 सेंटीमीटर, तो हमने क्या बताया, एक तो बेसिक तरीका है। बेसिक तरीका क्या है कि हम भाग विधि से ये निकाल लें कि हमारा एचसीएफ क्या आ सकता है। उसके लिए हमने पढ़ा है कि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या का क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, और तब तक भाग देते रहते हैं जब तक कि हमें क्या ना मिल जाए, जब तक कि हमें शेषफल शून्य ना मिल जाए। ठीक है, जब तक कि हमें शेषफल क्या ना मिल जाए, शून्य ना मिल जाए। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहते हैं। भाग विधि से हमने निकाला, तो भाग विधि से हमें क्या मिला, भाग विधि से हमें जो एचसीएफ मिला वो क्या मिला, 41। एचसीएफ जो मिला वो क्या मिला, 41। तो अब जो एचसीएफ हमें मिला है 41, उसका हम क्या करेंगे, ये एचसीएफ जो हमें मिला है 41, ये वो साइज है, ये वो माप है जो ये बताता है कि टाइल की जो लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। तो हमने अभी जो पीछे फर्श लिया था, पीछे आपका जो फर्श लिया था, ये यहाँ हमें ये पता चल गया कि इसमें जो हम टाइल प्रयोग करेंगे ना, उसकी जो भी लंबाई चौड़ाई जो कुछ भी है वो क्या होगी, 41 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, तो अब मान के चलिए हमने यहाँ पे ये बैठाया 41 सेंटीमीटर की, हमने यहाँ पे कमरे में एक टाइल बिछा दी। अब उसने ये पूछा है कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उसने नंबर पूछे हैं, संख्याएं पूछी हैं। तो हमें संख्याएं निकालनी है। तो आप सभी को पता है कि अगर हम कमरे का, जो हमारे कमरे का एरिया है, कमरे का एरिया है, अगर हम उसको टाइल के एरिया से, टाइल का जो एरिया है उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल आएंगी, कितनी संख्याएं, कितनी टाइल्स जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कमरे का एरिया क्या हो जाएगा भैया, कमरे का एरिया हो जाएगा 1517 इंटू 902, और आपका टाइल का एरिया, कहने का मतलब वर्गाकार टाइल का एरिया, तो ये हमें पता है कि वर्गाकार जो आकृति होती है इसका ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर एरिया निकालना होता है, तो उसको हम कैसे कर देंगे, 41 इंटू 41। तो यहाँ से जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 41 से ये कितनी बार जाएगा, 3 चौक 12, 3 बचा कितना, 28, 287, और 287 कितनी बार जाता है 41 से, 7 बार, है ना, 7 बार, 37 बार, ये 37 बार गया।
और उसके बाद आपका 41 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, फिर आपका मिलेगा 2 बार। यहाँ जो आया वो क्या आया, 37 × 22, यानी कि 2 7 14। यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 4। 4 आपका कौन सा ऑप्शन है, डी। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होंगी, 814 होंगी। कितनी होंगी, 814। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स क्या होंगी, 814 होंगी। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है, जो कि राइट आंसर क्या है हमारा, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा और उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये HCF पर आधारित प्रश्न था। अब थोड़ा सा बेसिक समझने का प्रयास करेंगे। चले, देखो हमने आपको HCF में चीज़ें समझा दी, HCF की थ्योरी लिखा दी, LCM की चीज़ें समझा दी, LCM की थ्योरी लिखा दी। अब मैंने आपसे ये कहा था कि आज की जो वीडियो होगी वो मिक्स होगी। मिक्स मतलब अब जो हम आगे पैटर्न पढ़ेंगे वो LCM और HCF दोनों पर आधारित मिक्स होंगे। HCF और LCM दोनों पर आधारित प्रश्न या दोनों पर आधारित प्रश्न, है ना। लेकिन उन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता करना चाहिए कि आखिरकार इनके कंसेप्ट क्या होते हैं जब मिक्स तरह की प्रॉब्लम आती है। तो एक चीज़ मैं आपको शुरू से समझाता चला आया हूँ और वो ये समझाता चला आया हूँ कि मैंने मान लो दो संख्याएं ली, 16 और 24। क्या क्या संख्याएं ले ली, 16 और 24। ठीक, ये दो संख्याएं ली। अगर मैं इनके फैक्टर कर लूँ, गुणनखंड कर लूँ, तो आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। सही बात है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक, लिख सकते नहीं लिख सकते, चलिए ये आपका इस तरह से लिख दिया मैंने। अब थोड़ा आगे सी बात करते हैं। देखो इन दोनों में फैक्टर में अगर देखा जाए तो कॉमन पार्ट क्या है, हमने देखा इसमें और इसमें कॉमन पार्ट हमारे 3 फैक्टर संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। दूसरी एक और बात, अब यहां पे आपका एक संख्या भी रह गई है। संख्या कौन कौन सी है, ये 2 और एक 3। हर चीज काम आने वाली है, ठीक है। इतनी चीज देख लिया। अब एक चीज यहां देखेंगे। देखो मैंने यहां पे लिख ली दो संख्याएं, और वो दो संख्याएं 16 और 24। फिर ले लेता हूं, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा, लासापा क्या होगा, तो एलसीएम आप क्या बताएंगे, इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम वो क्या होगा, 48। ये 48 क्या है, ये 48 आपका भैया एलसीएम है। क्या है, एलसीएम है। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ये बताइए भैया 16 और 24 का, 16 और 24 का HCF क्या होगा, HCF, तो HCF क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा। ये चीज समझ में आई है। एलसीएम 48 होगा, 16 24 है। दूसरी एक और बात, यहां हमें एक चीज समझ में आ रही है, और वो क्या चीज समझ में आ रही है, अगर मैं 8 के फैक्टर करूं तो क्या मिलेंगे मुझे, और 48 के करूं तो क्या मिलेंगे मुझे। हम्म, है कि नहीं।
तो यहाँ एक चीज़ समझने में आई, और वो चीज़ समझ में आई कि आखिरकार ये जो कॉमन पार्ट है, ये जो कॉमन पार्ट है, उसके अलावा इसमें क्या बचा, उसके अलावा इसमें 2 गुणा 3 बचे, 2 गुणा 3 बचे। यहाँ भी हमें क्या मिले थे, 2 और 3 बच रहे थे, वो और 2 3 यहाँ गुणा हो रहे थे, है कि नहीं? इतनी बात समझ में आ रही है? कहने का अर्थ ये है कि जब भी हमें किसी भी दो संख्या के, हमारे दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का जो एलसीएम दिया होगा ना, एलसीएम, ये थ्योरी नोट कर लो, नोट भी करा दे रहा हूं मैं आपको, बड़े काम की चीज़ है, प्रश्नों में आगे काम देगी, ठीक है? प्रश्नों में आगे काम देगी। देखो ध्यान से देखेंगे, दो संख्याएं जो हमें दी हैं, दो संख्याओं में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा कॉमन पार्ट है, दो संख्याओं का जो एलसीएम आया है, एलसीएम आया है, एलसीएम के जब हम फैक्टर करते हैं तब भी, और दो संख्याओं का जो हम एचसीएफ निकालते हैं तब भी हमें एक चीज कॉमन मिल जाती है, और वो कॉमन मिल जाती है एचसीएफ। और यहाँ ये दो क्या है हमारी, एक कोई हमारा फैक्टर है, गुणनखंड है इनके, और ये भी क्या है, दूसरा गुणनखंड है, ठीक है? और ये भी हमारा क्या है, ये एचसीएफ है। कहने का अर्थ ये है, जब भी हमें कोई भी संख्याएं मिलेंगी, उनका अगर कोई एलसीएम नंबर दिया है, उस एलसीएम नंबर में हमेशा एचसीएफ छिपा रहता है। क्या छुपा रहता है? एचसीएफ छुपा रहता है। ये आगे चीज काम आएगी, ठीक? पहली थ्योरी ये जनरेट हुई, नोट कराएंगे अभी सारी चीजें, चाहे आप नोट कर लेना। दूसरी अभी लिखा देंगे, एक साथ लिखा देंगे, और एक चीज यहां से समझ लेंगे। अगला पार्ट, अगला पार्ट ये है, हमें दो संख्याएं दी थी 16 और 24, 16 और 24। इसका एलसीएम आपका आया था 48 और एचसीएफ आया था 8। अगर हम इन संख्याओं का आपस में गुणा कर दें, आपस में गुणा कर दें, तो आने वाला जो भी हमारा रिजल्ट है वो क्या होता है, समान होता है। क्या होता है? समान होता है। सॉरी, है ना, आने वाला रिजल्ट समान होता है। तो यहाँ से एक थ्योरी जनरेट हो जाती है, और वो थ्योरी जनरेट होती है आपकी क्या, कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये चीज आपको आगे काम आने वाली है, ठीक है? ये चीज समझ में आई? ठीक। हाँ, एक थ्योरी जो पीछे उसका रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर यहाँ एक चीज समझ में, पता क्या आई हमारे, यहाँ एक चीज समझ में ये आई, जो 48 है वो 48 क्या है, ये 48 एलसीएम ही तो है। अरे किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम ही तो है 48। तो यहाँ एक कंसेप्ट ये निकल के आता है कि जो एलसीएम नंबर होता है ना, उसमें एचसीएफ नंबर छिपा होता है, और उसके अलावा आपको दो गुणनखंड नंबर मिल जाते हैं, फैक्टर नंबर मिल जाते हैं, ठीक है? एक रिजल्ट आपका ये निकला। ये सारी चीजें आगे काम आने वाली हैं, ठीक? चलिए, ये चीज हुई। आशा उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है? चले, अच्छा एक चीज और समझेंगे यहाँ पे, कि यहाँ हमें जो दो संख्याएं मिली है ना, एक ये 2 और एक 3, जिसको हमने क्या मान लिया है, ए बी। क्या मान लिया है? ए बी मान लिया है। ये कहाँ से आती हैं देखो, और कब आती हैं? ये ए बी ऐसे आती हैं, देखो ये दो संख्याएं थी हमारी 16 और 24, ठीक है? तो हमने एचसीएफ की बेसिक और पहली थ्योरी ये पढ़ी थी, ये समझी थी, क्या समझी थी, कि जो भी हमारी दी गई संख्याएं हैं, उनको जो एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ 16 और 24 का क्या है, 16 और 24 का एचसीएफ 8 था कि नहीं था?
तो 8 क्या कर रहा था, 8 इन दोनों ही संख्याओं को डिवाइड करता है। ये हमारी थ्योरी है कि HCF नंबर दी गई संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो यहाँ हमने देखा 8 से 16 कितनी बार कटा, 2 बार, और 8 से कितनी बार कटा, 3 बार। तो एक चीज समझ में आई, जो पीछे हमारे गुणनखंड नंबर थे, फैक्टर नंबर थे, वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं दी गई संख्याओं में HCF से डिवाइड करने से। ठीक है, HCF में डिवाइड करने से 1, 2 और 3। और इनकी पॉसिबिलिटी क्या है, किस तरह के होंगे ये दोनों नंबर? ये दोनों नंबर की खासियत ये है कि ये दोनों ही नंबर हमेशा वो संख्याएं होंगी जब ये अपने बीच में HCF हमेशा 1 लेकर चलेंगे। आप दे सकते हैं 2 और 3 का HCF क्या है? 2 और 3 का HCF 1 है। क्या है? 1 है। हमेशा A और B वो दो नंबर होंगे जिनका HCF 1 होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा समझाना चाहता हूं, शायद मैंने आपको प्रश्न करा नहीं पाया, और 1 मिनट वो प्रश्न देखता हूं क्या है वो प्रश्न। ये है प्रश्न, हाँ चलिए। प्रश्न था 0.02, 0.4, 0.005, है ना? ये प्रश्न था। एक बार कंफर्म करते हैं। चलिए, प्रश्न ये है, अगर मैं आपको n का HCF निकालने के लिए कहूं तो आप HCF कैसे निकालेंगे? ये मैं आपको बेसिक बता चुका हूं कि पहले तो आप इनको किस में बदल लेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में बदलेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में बदलेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ये लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4/10। इसको क्या लिखेंगे, 5/1000। तब हमको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या का HCF, क्योंकि हमें HCF फाइंड करना है तो ऊपर वाली संख्या का HCF, नीचे वाली संख्या का LCM। लेकिन यहां आप गलती कर गए। मैंने आपको ये समझाया था, आप LCM और HCF तब निकालें जब आप फ्रैक्शन फॉर्म को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें, उसके सबसे सरल रूप में लिख लें। तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म का, जब भी आप फ्रैक्शन फॉर्म का जब भी HCF लें तो पहले उसको सरलतम रूप में लिख लें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लें, सरलतम रूप में लिख लें, सरलतम रूप में लिख लें। ठीक, ये थ्योरी आपकी कॉपी पर होनी चाहिए। क्या कर लें, फ्रैक्शन फॉर्म को जब भी HCF लें तो पहले उसको सरलतम रूप में लिख लें। अब देखो, ये चीज नोट कर लेंगे। अब प्रश्न हमारे दिमाग में ये उठता है कि आखिरकार सरलतम रूप होता क्या है, आखिरकार ये सरलतम रूप क्या होता है? तो अब हम सरलतम रूप को समझेंगे कि सरलतम रूप क्या होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, फ्रैक्शन फॉर्म का मतलब हो गया किन्हीं दो संख्याओं को किस रूप में लिख देना, अंश बट्टे हर के रूप में। किस में लिख देना, अंश बट्टे हर के रूप में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में। तो जब भी आप अंश बट्टे हर के रूप में किसी भी दशमलव अंक को लिखेंगे तो हमेशा सबसे सरलतम रूप, और सरलतम रूप तब होता है जब अंश का संख्या और हर की संख्या का जो HCF है वो क्या हो, हमेशा 1 हो। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट और बड़ी ही अच्छी बात है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे भैया, ये पूरे मैथमेटिक्स में काम आने वाला है। हर जगह आपको ये चीज पता है, रेशियो में आएगी, पार्टनरशिप में आएगी, हर जगह आएगा। तो वहां आपको कहा जाएगा कि हम इस रेशियो को, इस फ्रैक्शन फॉर्म को, इसको सिंपल रूप में लिखते हैं। सिंपल रूप का मतलब हो गया अंश और हर की संख्या का जो HCF है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे अब यहां हमने देखा कि 2 और 100 का अगर हम HCF निकालें तो 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 1? क्योंकि 2 100 को कितनी बार काट रहा है, 50 बार, 50 बार। तो यहाँ 0 आ गया, और हमेशा HCF कौन सी संख्या होती है, ये वाली संख्या होती है। और HCF हमारा यहाँ पे 1 आया ही नहीं है। HCF तो हमें क्या चाहिए, यहाँ 1 चाहिए। अगर हमें HCF 1 चाहिए तो इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। जब हम इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे
तो ये हमें मिलेगा 1/50, ये हमें मिलेगा 2/5 और ये हमें मिलेगा 1/200। अब आप देख लो इन दोनों ही संख्याओं में जब आप HCF निकालेंगे तीनों ही फ्रैक्शन रूप में HCF 1 मिलेगा आपको, है ना। HCF निकालने का तरीका ये है, मान के चलिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना है, तो 1 से 50 बार जाएगा और ये आपका 50 सॉरी तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ संख्या कितनी मिली आपको, 1 मिली। यहाँ आप 2 से 5 को डिवाइड करके देख लीजिए, 2 से 2 बार जाएगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 2 लिख देंगे, 2 बार चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। HCF क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सरलतम रूप क्या होता है, जब अंश और हर दोनों का HCF क्या हो जाए, दोनों में 1 आ जाए, वो उसका क्या होता है, सिंपल रूप होता है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आप ये सॉल्व करेंगे 1/50, 2/5 और 1/200 का आपको HCF लेना है। तो HCF लेना है तो ऊपर वाली संख्या का HCF लेंगे, नीचे वाली संख्या का LCM लेंगे। तो ऊपर वाली संख्या का HCF क्या आएगा, 1, और नीचे वाली संख्या का LCM क्या आएगा, 200। ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। चलिए, तो अब ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, कहाँ पे, ये ठीक। यहाँ हमारी बातें चल रही थी कि ये हमारी ये 2 और 3, या मान लीजिए एक ऐसी संख्या होगी 2 और 3, इनका HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि इनसे ही मिलकर हमारी संख्याएं बनेंगी। अब इस चीज को समझें कैसे। हमें दी गई संख्याएं क्या हैं, 16 है और 24 है। अगर हमसे प्रश्न में ये कह दे कि किन्हीं दो संख्याओं का HCF 8 है, 8 है भैया, ठीक है 8 है, और उसके अन्य दो गुणनखंड 2 और 3 हैं, या अन्य दो संख्याएं 2 और 3 हैं, तो बताइए आपके दी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं, दी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो हमको ये पता है ना कि हमें दी गई संख्याएं अगर बनानी हैं तो यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि 8 का गुणा 2 में कर दें, 8 का गुणा 3 में कर दें, तो हमें कौन कौन सी संख्या मिलेंगी, 16 मिल जाएगी और 24 मिल जाएगी। ये कौन सी संख्या है भैया, ये आपकी दी गई संख्या है, ये आपकी फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है कि नहीं। कहने का अर्थ ये है, ये क्या है, HCF है, ये क्या है, HCF है। HCF में अगर हम A का गुणा कर दें, HCF में अगर हम B का गुणा कर दें, तो ये हमें क्या मिल जाएगी, 16, ये हमें क्या मिल जाएगी, 24। कहने का मतलब ये है HA इंटू, या आप ऐसे समझ लो, इसको हटा दो, HA और HB हमारे क्या होते हैं, गिवन नंबर्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे गिवन नंबर्स होंगे उसमें हमेशा क्या कॉमन होगा, HCF कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा, HCF कॉमन होगा। और A और B वो दो संख्याएं होंगी, A, V वो दो संख्याएं होंगी, वो दो संख्या होंगी जिनका HCF क्या होगा, जिनका HCF 1 होगा, जिनका HCF 1 होगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये सब आपके आगे आने वाले प्रश्नों में काम आने वाली है। ठीक है, ऐसे ही हम इनको हल करेंगे, सारी चीजें करेंगे। अब चलिए देखिए आगे अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये दिया आ गया है प्रश्न, प्रश्न को देखिए, समझिए, फिर सॉल्व करिए। पहले आप क्या कोशिश करिएगा, मेरे सॉल्यूशन का इंतजार मत करना, पहले आप खुद एक बार कोशिश करो, ट्राई करो, क्या मैं इस प्रश्न को कर सकता हूं, है ना, क्या मैं इस प्रश्न को कर सकता हूं। प्रश्न दिया है कि दो संख्याओं का योग 384 है। ठीक है, दो संख्याएं, यानी दो संख्याएं वे क्या हो गई, हमारी गिवन नंबर्स हो गई, दी हुई संख्याएं हो गई, का योग 384 है तथा उनका मासा 48 है। ठीक है भैया,
मासा का मतलब क्या हो गया, HCF। क्या होगा भैया, HCF। HCF को शॉर्ट में H लिख दूं। H हमारा क्या है, 48। तो एक चीज तो कंफर्म हमारी ये समझ में आ गई कि जो दो संख्याएं दी है ना, वो दो संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक 48A होगी और एक 48B होगी। अरे होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी लास्ट में अभी जस्ट हमें पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं ये वाली चीज, कि जब भी हमें जो दो संख्याएं दी होंगी उनमें जो कॉमन पार्ट होगा वो क्या होगा, H होगा। अब हमको नहीं पता कि साहब वो दो संख्याएं कौन सी हैं, वो दो संख्याएं अभी निकल आएंगी कौन कौन सी हैं। यहाँ हमें पता चल गया है कि A और B वो दो संख्याएं होंगी जिनका HCF क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, है ना। अब यहाँ बात को हम पकड़ लेते हैं, कहाँ है भैया प्रश्न, चलिए ये आ गया। एक चीज हमें पता है कि उनका HCF दिया है 48। तो हम अपने स्तर से, हमने जो पीछे पढ़ के आए हैं थ्योरी में, हमें पता चल गया कि साहब वो संख्याएं एक 48A है, एक संख्या 48B है। लेकिन उसने ये कहा है कि दो संख्याओं का योग, तो वो दो संख्याओं को अगर हम जोड़ दें तो हम वो किसके बराबर है, 384 के बराबर है। तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब जो दो संख्याएं हमें मिलेंगी उसका हमें अंतर ज्ञात करना है। तो पहले तो हम संख्या पता कर लें कौन सी है ना, तब हम उसका अंतर पता करेंगे। तो अब यहाँ हमें इतनी सी बात समझ में आई होगी कि HCF अगर दिया है तो हमें पता चल गया कि ये दो संख्याएं जो भी होंगी या तीन संख्याएं जो भी होंगी उसमें 48 तो कॉमन होगा, यानी HCF कॉमन होगा, और उनका जो भी ABC जो भी होंगे वे आपस में वो संख्याएं होंगी जिनका HCF एक होगा। तो अब यहाँ मैं सॉल्व अगर से करना शुरू करता हूँ तो यहाँ ध्यान देंगे, अगर मैं 48 को कॉमन ले लूँ, 48 को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो गया, A प्लस B बचा, है ना। और ये कितना हो गया भैया, 384। 384 इसको अगर मैं काट दूं, इसको अगर मैं काट दूं तो ये कितनी बार कटेगा, है। अगर आप 6 से काटना चाहेंगे तो 8, 36, 24, 8 से 8, 8 बार। ठीक, कहने का मतलब ये है कि आपका A प्लस B क्या आया है भैया, 8 आया है, 8 आया है। अब हमें नहीं पता कि A प्लस B में ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो अपना सम 8 बना देती हैं। क्यों, क्योंकि A प्लस B कोई दो संख्याएं हैं जिनका सम 8 है। तो एक संख्या या तो 1 हो सकती है या 7 हो सकती है, या तो 3 हो सकता है या 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये भी 4 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, ये 6 हो सकता है। भाई संभावनाएं तो इतनी हैं, है कि नहीं। इन दोनों का सभी का सम 8 के बराबर है, लेकिन हमने अभी जस्ट पढ़ के आए हैं ना कि A और B हमेशा वो संख्याएं होंगी जिनका HCF क्या हो, एक हो, जिनका HCF हमेशा क्या हो, एक हो, आपस में कैसी हो, प्राइम हो, है ना। तो अब हम यहाँ देखते हैं इसका HCF एक नहीं है, इसका HCF एक नहीं है। अब हमें ये दो संख्याएं मिल रही हैं, कौन सी, 3 और 5, 3 और 5, 1 और 7, ये दो ऐसी संख्याएं, दो पॉसिबिलिटी ऐसी मिल रही हैं जिनकी वजह से हमें वो दो संख्याएं मिल सकती हैं। अगर मिल सकती हैं तो यहाँ ट्राई करके देख लो। हम A में अगर हम एक पुट करेंगे तो एक संख्या तो हमें भाई 48A से, और ये 48B, ये दो संख्याएं हैं हमारी। अगर मैं 48A में एक पुट करूं तो मेरे आंसर क्या आ जाएगा, 48। 48 7 पुट करूं तो क्या आ जाएगा, 7 8 56, 5 7 चौक 28 और 5 32, 326। अगर मैं 3 और 5 पुट करूं तो क्या ये ऑप्शन में है, नहीं है। 7 से करेंगे तो, सॉरी सॉरी ये गलत हो गया, सात पुट कर देंगे इसमें तो कौन सी संख्या आ सकती है भाई ब्रो, 356, तभी हमारा सम इतना होगा क्या, नहीं होगा। चलिए 7 8 56 की 6, 5,
7 चौक 28 और 5 33 36 हो गया 384। ठीक है, अगर हम 3 पुट करते हैं तो फिर ये आ जाएगा 144। लेकिन समस्या क्या कह रहा है, तो संख्याओं का अंतर बताना है। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, उसने ये कहा है संख्याओं का अंतर बताना है। ठीक, चलिए, मैं इस होकर सोच रहा था कि संख्या पूछ रहा है, उसने पूछा है तो संख्याओं का अंतर बताइए। तो हमें जो पॉसिबिलिटी मिली है ना संख्याओं की, वो संख्याओं की पॉसिबिलिटी जो मिली है वो या तो संख्या 48 और 336 हो सकती है, या संख्या 144 240 हो सकता है। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का अंतर मालूम करता हूँ तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वो क्या होगा, 10 में से 4 गए 6 और आपका 13 में से 14 4 गया तो 9, 96। 96 आपको ऑप्शन में है, नहीं है। अगर 96 आपको ऑप्शन में नहीं है तो संख्याएं वे ये दोनों नहीं है, ये तय है। ठीक, अब इस पे आ जाते हैं। अगर इसमें से 336 में से 48 घटाते हैं तो यहाँ आएगा 8, 8 और 2, 288। क्या 288 आपके ऑप्शन में है? 288 हमारे ऑप्शन में है। ठीक है, 288 हमारे ऑप्शन में है, यानी कि संख्या हमारी क्या है, 48 और 336। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई होगी आपकी। करने के लिए और भी फास्ट हो सकता था, थोड़ा प्रश्न में यहाँ ध्यान नहीं दे पाए। उसने आगे क्या पूछा, मैं पूछ रहा था तो संख्या, मैंने सोचा था कि तो संख्याएं क्या है, यहाँ अंतर पूछा है उसने, संख्याओं का अंतर क्या है। ठीक है, और शॉर्ट में हो सकता था, यहाँ से पता है कैसे हो सकता था शॉर्ट में, मान के चलिए जैसे अभी हमने किया, हमको ये निकालना था कि संख्याओं का अंतर क्या है, तो संख्याओं का अंतर क्या हो जाता, 48 a माइनस बी, है ना। ए की वैल्यू अगर हम 7 या 1 पुट करते हैं, यहाँ 6 का मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 और 1 का अंतर 6, 3 और 5 का अंतर कितना हो गया 2, है ना। 3 और 5 का अंतर क्या हो गया 2, तो 48 दूनी 96 और 48 छक्के 288। ठीक है, 288 ऐसे भी आ रहा था भाई। ए और बी की वैल्यू अगर हम 1 और 7 रखेंगे, अंतर कितना आएगा 6, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 48 में 288। 3 और 5 का अंतर क्या आ जाएगा, अगर हम ए और बी की वैल्यू 3 और 5 रख के देखें तो अंतर 2 आना है, 2 आना है, 2 का मल्टीप्लाई 48 में करेंगे, जो कि अभी आया भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट आप उसको देख लें, सॉल्यूशन जस्ट 2 सेकंड का समय है ना, कैसे किया गया है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज कर लेके आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर से, और आगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का लासा 864 है, ठीक है, मासा 144 है। ओके भैया, यदि एक संख्या 288 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या याद कीजिए। बहुत सिंपल है, अभी जस्ट हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, अभी हमने याद किया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम हमें दे रखा है, कितना है 864 है, एचसीएफ कितना है 144 है, पहली संख्या कितनी है 288 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका सीधा सीधा 2 बार कट गया, 2 से सीधा सीधा, यानी कि सेकंड जो संख्या होगी वो कितनी होगी 432। 432 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी चना खाते खाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 3 अलग अलग संख्याओं का लासा 120 है। ओके, तो इनमें से कौन उनका मासा नहीं हो सकता। ओए होए होए होए, कितना बढ़िया प्रश्न है ये। आप सबको HW में दे दूं, मेरा मन कर रहा है ना। और ये सारा पूरा प्रश्न ना उस पर थ्योरी पे डिपेंडेंट है, जिसने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है ना वो इसको बहुत जल्दी कर देगा सॉल्यूशन। चलिए मैं आपको करा देता हूँ। चले
यहाँ देखेंगे तीन अलग अलग संख्याओं का लासा क्या है। तीन अलग अलग संख्याओं का लासा 120 है। तीन अलग अलग संख्याएं हैं, लासा उनका क्या है 120 है। तो इनमें से कौन उनका मासा नहीं हो सकता? बड़ा बढ़िया प्रश्न है, कौन उनका मासा नहीं हो सकता। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि अगर हम दो संख्याओं का अगर हम अंतर ज्ञात कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें HCF मिल जाएगा। या तो HCF वो अंतर होगा या उसका फैक्टर अंतर होगा। और एक थ्योरी और यहाँ बनती है बेसिक में, देखो यहाँ मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, मैंने अभी आपको समझाया है और फिर आप HW में मैं आपको ये देता हूँ, अगली वीडियो में आपसे पूछ लूँगा। कहाँ समझाया है मैंने आपको ये, चलिए देखो मैंने यहाँ एक चीज़ समझाई है और वो ये है, यहाँ आपको देखने को ये मिलेगा। मैं थोड़ा सा इसमें हटा देता हूँ, है ना, ये वाला पार्ट और ये भी। देखो 16 और 24 हमारी दो दी गई संख्याएं थी, है ना। इनका एलसीएम क्या आया था 48, एचसीएफ क्या आया था 8। एक चीज ध्यान रखना, ये एलसीएम है ना और ये एचसीएफ है। और ये चीज हम अभी पढ़ के आए हैं, एचसीएफ किस में आता है भाई, एलसीएम का ही तो फैक्टर होता है एचसीएफ। एचसीएफ जो है एक फैक्टर ही तो होता है किसका, एलसीएम का। एक टुकड़ा ही तो होता है, एक टुकड़ा एचसीएफ है, एक ए है एक बी है। यहाँ से एक थ्योरी ये जनरेट होती है, क्या होती है ध्यान देंगे कि एचसीएफ एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है, का एक फैक्टर होता है। तो जो जो संख्याएं उसकी फैक्टर होंगी, जो जो संख्याएं उसका फैक्टर होंगी वो एचसीएफ हो सकती हैं, और जो जो संख्याएं उसका फैक्टर नहीं होंगी वो एचसीएफ नहीं हो सकती। तो अब प्रश्न ये है आपके सामने, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, आपको बस सॉल्व करना है, आंसर पता करना है। अगर आपने इस थ्योरी को समझ लिया अच्छे से तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दो संख्याओं का मासा 23 है तथा उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं। बहुत ही बढ़िया, ठीक भाई साहब। तो पूछ रहे हैं तो उन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या। आशा उम्मीद है कि प्रश्न पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अन्य दो गुणनखंड ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका था। जैसे मैंने आपको अभी 48 के जो गुणनखंड किए उसमें मैंने बताया कि जो ए और बी होते हैं वो उसके क्या होते हैं, अन्य फैक्टर होते हैं, अन्य गुणनखंड होते हैं। कहने का मतलब HCF, मैंने आपको भी ये फॉर्मूला बताया था, LCM बराबर HCF इंटू ए इंटू बी। एक चीज़ तो ये बताई थी, है ना। और एक और चीज़ बताई थी भाई, जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो HB होते हैं। ये भी तय है। तो उन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। तो अन्य दो क्या हैं आपके 13 और 14 हैं। अन्य दो गुणनखंड क्या है भैया, ए है और एक बी दे रखा है। समझ में आई, ए और बी दे रखा है। ए आपका 13 है, बी आपका 14 है। अब उसने कहा है कि उन संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। तो मुझे पता है एक संख्या तो एच ए होगी, एक संख्या एच बी होगी। एच मेरा कितना दे रखा है, यानी कि एच सी एफ तो हमारा 23 दे रखा है ना, 23 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 23 इंटू 14, सॉरी ये 13 है यहाँ पे, है ना, ये 13 है ये 14। तो बड़ी संख्या तो जाहिर सी बात है कि 23 गुणा 14 ही होगी, है ना। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 23 गुणा 14। 4 का गुणा 3 में कर देंगे, यानी कि 4 3 12, 2 यूनिट। आंसर आपका क्या सही हो जाएगा 322। आंसर क्या सही होगा आपका 322। 14 दूनी 28, 280, 14 42, 322, ठीक है। आशा और उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, क्योंकि आपने बेसिक में ये चीज़ पढ़ के आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया है दो संख्याओं का लासा और मासा 13 और 455 है। अच्छा भैया ठीक है,
दो संख्याएं हैं, उनमें लाशा दे रखा है 13, माशा दे रखा है। ओके, तो ये तो तय हो गया भैया, वो दो संख्याएं क्या होंगी, वो दो संख्याएं एच ए और एच बी होंगी। अरे होंगी नहीं होंगी भाई, भाई यहाँ आ जाओ, बेसिक में फिर से आ जाओ। देखो ये हम समझ के आए थे अभी, है ना। एच सी एफ हमारा 8 था, उसमें हम अगर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करते तो 16 मिल रहा था, पहली संख्या मिल रही थी। एच में बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरी संख्या मिल रही थी। कहने का मतलब ये है एच में, एच सी एफ में। तो अब आपका प्रश्न जो कह रहा है ना, वो ये कह रहा है कि दो संख्याओं का लाशा मासा 13 और 455 है। उल्टा दे दिया है ना। मासा इसमें 400, मासा 13 होगा, लाशा 455 होगा। प्रश्न थोड़ा उल्टा कर दिया है, ठीक, ध्यान देंगे। तो यदि एक संख्या 75 है तथा 100, ओ सॉरी, यदि एक संख्या 75 तथा 125 के बीच है, बड़ा बढ़िया सवाल है भाई, तो वह संख्या क्या है। उसने कहा है कि जो संख्या है ना आपकी, वो 75 और 125 के बीच की एक संख्या है कोई, यानी दो संख्याएं हैं ये, इसमें से कोई एक संख्या ऐसी है जो 75 और 125 के बीच की है। तो पूछा है वह संख्या कौन सी है। एच मेरा कितना दे रखा है 13, तो ये होगा 13 ए, ये क्या हो गया 13 बी, जो संख्या होंगी दूसरी, है कि नहीं। हाँ जी, गुड। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि 75 और 125 के बीच की संख्या क्या है। मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूं, आप यहाँ पॉज करके और इस क्वेश्चन को हल करें। आपका दिमाग क्या कहता है। चलिए अब हम बताते हैं आपको कैसे करना है ये। अभी हम जस्ट एक चीज पढ़ के आए थे, और वो ये पढ़ के आए थे कि एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू अन्य दो गुणनखंड, है ना। एचसीएफ हमारा 13 दे रखा है, एलसीएम हमारा 455 है, और ये हमारे क्या है ए गुणा बी, 13 तिया 39 और 13 पंजे 65, यही है ना। 13 39 13 पंजे 65, ठीक है। तो ए और बी हमें क्या मिले, ए इंटू बी हमें मिल गया भैया 35, यानी ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कितने के बराबर है, जिनका गुणनफल 35 के बराबर है। तो आप सभी को पता है कि ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल किसके बराबर है, 35 के बराबर है। तो वो दो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं वो आप सबको पता है। 7 और 5 दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कितने के बराबर है, 35 के बराबर है कि नहीं है भैया। तो हमें दो संख्याएं ए और बी पता चल गई। अब क्या ये 7 और 5 ही हैं वास्तव में, ये पता करने के लिए हमने पहले आपको बेसिक थ्योरी बता दी कि इन दोनों का एचसीएफ एक होना चाहिए, और आप निकाल के देख लो एचसीएफ क्या आएगा, एक ही आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ ए और बी की वैल्यू 7 और 5 ही होगी। अगर 7 और 5 होगी तो 13 का गुणा 7 में कर दो, 13 का गुणा 5 में कर दो, तो ये आ जाएगा 13 सत्ते 91, ये आ जाएगा 13 पंजे 65। संख्या हमें कौन सी चाहिए, संख्या हमें चाहिए 75 से लेके 125 के बीच की। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि संख्या यहाँ जो 75 से लेकर 125 के जो बीच की संख्या है वो 91 है। क्या हमारा 91 ऑप्शन में है, हाँ जी 91 हमारे ऑप्शन में है। तो आंसर क्या सही होगा 91। प्रश्न आपके ऐसे होंगे, ठीक है। आशा और उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है, चीजें हो रही हैं, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 495 है, ठीक है भैया, और उनका एचसीएफ 5 है, ठीक है। तो ये तो तय है, ऐसे देख के वो दो संख्याएं 5a और 5b होंगी, है ना। चलो आगे देखते हैं। और दो यदि संख्याओं का योग 100 है, संख्याओं का योग 100 है, ठीक है, तो उनका अंतर क्या होगा। जी बड़ा तगड़ा सवाल पूछा भाई, है जी।
कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे भैया, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा? a प्लस बी बराबर 100 मिल जाएगा। 5 से कितनी बार कट जाएगा? ये 20 बार कट जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? a प्लस बी बराबर 20। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे अन्य दो गुणनखंड हैं a और b, वो आपस में जुड़कर 20 बना देते हैं, आपस में बढ़कर 20 बना देते हैं जुड़कर। तो a और b ऐसी संख्याएं रही हैं जिनका सम 20 है। अब a और b में ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं जिनका सम 20 हो सकता है 1 और 19 हो। ये तो कई संभावनाएं हैं भाई, ये तो एनजी हाँ ठीक है। चलिए, हो सकता है आपकी 5 प्लस 15 हो सकता है आपका 10 प्लस 10 हो सकता है 11 प्लस 9 हो। काफ़ी संभावनाएं हैं इसमें तो, लेकिन आपको पता है हमें ऐसी संख्या रखनी है जिसका HCF क्या हो, जिसका HCF 1 होना चाहिए। तो इस तरह के तो सारे आपके ये सारे कैंसिल आउट हो जाने हैं, आपको हमेशा ऑड वाली संख्याएं ही मिलेंगी 13 7। लेकिन यहाँ हमें गौर ये करना है कि हमें LCM कितना निकालना है। LCM हमें 495 निकालना है। 1 और 19 पुट करके देखिए, 5 हो जाएगा, 19 पंजे 95, तो उनका 495 नहीं होगा। यहाँ 11 और 9 रख के देखते हैं तो हमें यहाँ मिलता है जी 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 जी, ठीक 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 ठीक। ये आपकी संख्या 11 और 9 है, क्योंकि 11 यहाँ रखेंगे तो आपका आंसर आएगा 55 और यहाँ रखेंगे तो आएगा 45। 55 और 45 का एलसीएम क्या होगा? 495। ठीक, 495 का एलसीएम हो गया, सही बात है। HCF 5 हो गया, ये भी सही बात है, 5 दोनों को काट रही है। और पूछा ये है इनका अंतर क्या है, तो इनका अंतर क्या है? इनका अंतर तो भैया 10 है। इनका अंतर क्या है? 10। 10 हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक, इस तरह के आप प्रश्न होंगे आपके, तो ये ध्यान रखिए। थोड़ा सा एडवांस लेवल के प्रश्न चल रहे हैं, SSC में भी UPSI में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चले बाद बाकी जो भी प्रश्न रहे होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, स्टडी विद स्काई सर। दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है, तो ये तो तय है कि वो दोनों संख्याएं क्या होंगी? HA इंटू HB रही होंगी 4107। यदि उनका मासा 37 है, ओके भैया, 37A इंटू 37B बराबर 4107। ठीक है भैया, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है भैया, यहाँ से अगर हम 37 से 4107 काटते हैं तो एक बार, 4 बचा, फिर एक बार, 3 बचा, फिर एक बार, 111। 37 से ये कटा कितनी बार? 3 बार। कहने का अर्थ ये है हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई? A गुणा B बराबर 3। यानी कि A और B दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणा क्या हो रहा है? 3 हो रहा है, गुणा 3 हो रहा है भैया, ध्यान रखें गुणा। तो गुणा 3 हो रहा है, तो ये तो फिर हमें भैया कौन कौन सी संख्याएं मिलेंगी? 1 और 3 का गुणा ही 3 हो सकता है बस। यानी कि अन्य दो गुणनखंड जो भी हैं वो 1 है और 3 है, और इनका HCF भी देख लो, आपको 1 ही मिलेगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि A और B क्या है? 1 और 3 है। तो वो पूछ रहा है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या तो वो होगी जिसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा हो? 3 से हो रहा हो, B वाली। यानी कि 37 का गुणा अगर हम 3 से कर दें तो हमारा क्या राइट आंसर आएगा? 111। 111 राइट आंसर है क्या कहीं? ऑप्शन बी, है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इससे आगे प्रश्न है नहीं, इससे आगे जो भी प्रश्न होंगे आपको वो आपको मिल जाएंगे आपके टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम यही है आपका, स्टडी विद स्काई सर के नाम से, है ना।
स्टडी विद स्काई सर के नाम से, लगभग उस पर जो सब्सक्राइबर हैं वो 2K प्लस हैं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 2K प्लस सब्सक्राइबर हैं और उस पर आपको वो सीट देखने को मिल जाएगी LCM HCF की, आपके LCM के फिर HCF के फिर मिक्स क्वेश्चन। इतना काफ़ी है, आपको 15-20 प्रश्न आपके लिए काफ़ी रहेंगे, ठीक है, चैप्टर के लिए। बाद बाकी आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक क्वेश्चंस पूछा है उसका आंसर ज़रूर कमेंट करें, और आप अपना प्यार अपना दुलार मुझे इस नंबर पर दे सकते हैं, एक मैसेज छोड़ सकते हैं, है ना, प्यार भरा व्हाट्सएप मैसेज कि आप हमारे लिए जो प्रयास कर रहे हैं, भैया आप हमारे लिए जो प्रयास कर रहे हैं, दोस्त आप हमारे लिए जो प्रयास कर रहे हैं, वो काफ़ी सराहनीय है, ठीक है। चलिए मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं अलविदा। मोटे रहें या पतले रहें, मस्त रहें व्यस्त रहें, यही मेरी लाइन है, ठीक है। चलिए, आशा उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। इससे आगे की चीज़ें अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा, नमस्ते।